प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ सेशन में हम लोगों ने चर्चा की थी एक गंभीर विषय के बारे में, जिसको कि हम साढ़े साती कहते हैं ज्योतिष में। और हमने देखा था कि साढ़े साती का जो संबंध है वो हमारे दो ग्रहों से है। एक चंद्र जिसको हम मून कहते हैं और दूसरा शनि जिसको हम सैटर्न कहते हैं। और ये भी देखा हमने कि चंद्रमा हमारा मन का कारक है। और शनि जो है प्लैनेट है जो कि एक प्रेशर डालता है, दबाव डालता है। तो जब भी शनि हमारी जो भी जन्म पत्री में चंद्रमा जहाँ पर भी स्थित है उसके नज़दीक आता है तो साढ़े साती की शुरुआत होती है। और जो एग्जैक्टली ज्योतिष में कहा गया कि जब चंद्रमा से जहाँ भी चंद्रमा आपका स्थित है जन्म पत्री में, वहाँ से शनि एक घर पहले गोचर में प्रवेश करता है, तब साढ़े साती की शुरुआत होती है। और जो शनि जो है एक राशि में 2.5 साल तक रहता है, तो 2.5 साल तक चंद्रमा से 12वें घर में रहेगा। फिर वो चंद्रमा के एग्जैक्टली ऊपर आ जाता है, फिर 2.5 साल वहाँ पर रहता है। और फिर चंद्रमा से जो सेकंड हाउस है, दूसरा घर है, वहाँ जाता है और 2.5 साल वहाँ रहता है। तो ये टोटल 7.5 साल का समय होता है। और हम कहते हैं कि साढ़े साती के 3 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ जब शनि चंद्रमा से 12th पोजीशन में जाता है या एक घर पहले जाता है। सेकंड फेज़ जब शनि चंद्रमा के ऊपर गोचर करता है। और तीसरा फेज़ जब शनि चंद्रमा से दूसरे घर में जाता है। और कहते हैं कि अगर हम एग्जैक्टली देखें, तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि हर प्लैनेट की डिग्री आपके हॉरोस्कोप में लिखी होती है कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में कितने डिग्री पर है। तो एग्जैक्टली जो साढ़े साती की शुरुआत होगी, बिकॉज चंद्रमा की डिग्री हो सकती है 0 से 30 डिग्री एक राशि में। तो कहते हैं कि जब चंद्रमा की आप डिग्री देख लीजिए, और डिग्री से जो एग्जैक्टली 45 डिग्री पहले जब गोचर करेगा, तब हम कहेंगे कि साढ़े साती की शुरुआत हो रही है। और जब चंद्रमा से 45 डिग्री आगे चला जाएगा, तब जो है वो साढ़े साती का समाप्ति होगा। तो इसलिए जो भी है साढ़े साती के 3 फेज़ होते हैं। और हम उन्हीं 3 फेज़ों की बात करेंगे थोड़ा सा, कि जब शनि जो है पहले फेज़ में या जब चंद्रमा से 12th साइन में प्रवेश करता है तब क्या होता है। तो जैसे ही चंद्रमा से शनि 12th हाउस में प्रवेश करता है, तो 12th हाउस के अलावा देखिए शनि जो ग्रह है उसकी 3 दृष्टि होती हैं, अपने से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो नेचुरली जब चंद्रमा से शनि 12वें घर में है तो उसकी दृष्टि सेकंड हाउस पर भी पड़ेगी, 6th हाउस पर भी पड़ेगी और 9th हाउस पर पड़ेगी चंद्रमा से। और ये जो हाउसेस हैं इनके अलग अलग सिग्निफिकेशंस होते हैं। तो इसका प्रभाव जो मन के ऊपर दबाव तो होगा ही, उसके अलावा भी जो हमारे इन हाउसेस के सिग्निफिकेशंस हैं उस पर भी पड़ता है। जैसे कि फाइनेंशियल कुछ इम्बैलेंस हो सकता है, आपको फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या जो आपका परिवार का एनवायरनमेंट है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, उसमें कुछ कलह हो सकती है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, किसी तरह की फिजिकल या मेंटल बीमारी हो सकती है। और 9th हाउस जैसे आप कहते हैं फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फादर के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके भाग्य में कुछ हानि हो सकती है। तो इसलिए जब साढ़े साती का पहला फेज होता है तो लाइफ में इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम द मेंटल प्रेशर। और कहते हैं कि जो फर्स्ट फेज होता है उसमें हम कहते हैं कि साढ़े साती हमारे हेड के ऊपर निवास करती है, कि हमारे सिर के ऊपर या अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी है उसके ऊपर उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जब हम सेकंड फेज की बात करेंगे, या जब कहेंगे कि जो शनि है वो चंद्रमा के एग्जैक्टली ऊपर आ जाएगा, तो उसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो किन किन हाउसेस के ऊपर होगा। एक फर्स्ट हाउस तो होगा ही चंद्रमा से, उसके अलावा चंद्रमा से थर्ड हाउस पर, 7th हाउस पर और 10th हाउस पर भी उसका इन्फ्लुएंस होगा। तो इन हाउसेस के सिग्निफिकेशंस को इफ़ेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो कहते हैं कि इस तरह का जो सेकंड फेज में जब
साढ़े साथी का गोचर होता है या साढ़े साथी होती है, तो हमारा एक तो कुछ ना कुछ मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे जो को बॉन्ड हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा जो जीवन साथी है उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ ना कुछ शादी से कनेक्टेड या मैरिटल रिलेशन से कनेक्टेड प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ना कुछ आपके कार्य क्षेत्र में कुछ समस्या आ सकती है, कुछ आपका नौकरी में प्रॉब्लम हो जाए, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाए, या फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या किसी जो नज़दीकी रिश्तेदार की डेथ भी हो सकती है। और कहते हैं कि जो साढ़े साथी का सेकंड फेज है, ये आपके एब्डोमेन या पेट पर निवास करता है, जैसे कि फर्स्ट फेज आपके हेड या सिर पर निवास करता है, तो वैसे ही सेकंड फेज हमारे मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी यानी एब्डोमेन पर निवास करता है। तो कहते हैं कि कुछ ना कुछ जो हमारा बॉडी का मिडिल पार्ट है उससे कनेक्टेड भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम थर्ड फेज की बात करें, जब शनि हमारा जो नेटल मून है उससे सेकंड हाउस में ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, या जो लास्ट फेज होता है साढ़े साथी का, तो सेकंड हाउस पर तो इन्फ्लुएंस कर ही रहा है। उसके अलावा हमारे जो फोर्थ हाउस है, एट्थ हाउस है, 11th हाउस है चंद्रमा से, उनके ऊपर भी उसका इन्फ्लुएंस होगा। तो इन हाउस के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं, कारकत्व होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि हम कहें कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम देना, या कुछ हमारा जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है या जो पारिवारिक सुख है उसमें कुछ ना कुछ अड़चन पैदा करना, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब करना, या कुछ ना कुछ हमारे जो मैरिटल रिलेशनशिप है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना, या हमारी जो इनकम हो रही है उसमें सडनली आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं, या इनकम उतनी नहीं रहती जो होनी चाहिए। तो इस पोजीशन में कहते हैं कि जो साढ़े साथी है हमारे पैरों के ऊपर निवास करती है, जाती हुई साढ़े साथी, या जो थर्ड फेज है साढ़े साथी का वो हमारे पैरों के ऊपर निवास करता है। तो इसलिए जो हमारे लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है उसमें भी कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है थर्ड फेज के दौरान। हम देखते हैं कि जैसे ही साढ़े साथी का पहला फेज शुरू होता है तो कहते हैं कि बहुत एक डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ट्राइंग पीरियड होता है, और हम लाइफ के हर एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ समस्या का सामना करते हैं, और सडनली हमको लगता है कि क्या हो गया, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, हमारा जो लाइफ थी, हमारा जो एनवायरनमेंट था, घर पर हो, कार्य क्षेत्र में हो, वहाँ पर कोई समस्या नहीं थी, और सडनली आप देख रहे हैं कि सारे लोग आपके अगेंस्ट में हो गए, कि क्या हो गया। तो ये साढ़े साथी का जो शुरुआत होती है, पहला फेज होता है, रियली इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड ट्राइंग पीरियड। तो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी कॉशियस, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। और जब शनि जो है बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रांजिट करता है मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, तो हमारा मेंटल प्रेशर और बढ़ जाता है, कि और भी ज़्यादा हम जो है वो मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं। और जब थर्ड फेज पर जाता है, या मतलब चंद्रमा से सेकंड फेज पर जाता है, तो सेकंड पोजीशन में जाता है, तो हमें लगता है कि हमारा जो मानसिक टेंशन जो चल रहा था, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, जब चंद्रमा हमारा शनि के ऊपर, शनि हमारा चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट कर रहा था, तो इतना हम मानसिक दबाव में थे, तो उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, और हमें एक अच्छा अनुभव होना शुरू हो जाता है, जैसे कि हम बहुत कोई विकट समस्या से में जा रहे थे और वहाँ से आराम मिलना शुरू हो गया। जैसे कोई गंभीर बीमारी के बाद आप थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से साढ़े साथी की भी बात है कि जब थर्ड फेज होता है, जब चंद्रमा से शनि हट जाता है, तो हमें जो मेंटल रेस्पाइट मिलता है, मेंटल टेंशन में कुछ कमी आती है, तो हम बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। और जनरली आपने सुना भी होगा कि साढ़े साथी जाते हुए कुछ दे कर जाती है, दे कर नहीं जाती, वो आपके टेंशन को कम कर देती है, तो इसलिए आपको बहुत रिलीफ मिलता है, और आपको लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ, तो अब लगता है कि हाँ कुछ अब अच्छा होना शुरू हो गया। तो आपने कहना शुरू कर दिया कि साढ़े साथी जो जाती है, तो जाते हुए कुछ दे कर जाती है, देती नहीं है।
आपका जो मेंटल प्रेशर जिससे आप गुजर रहे थे, इतने गंभीर मेंटल प्रेशर से, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, तो आप नेचुरली आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। और हम कहते हैं कि हाँ, साढ़े साथी का थर्ड फेज तो बहुत अच्छा होता है। जैसे पहले फेज में हम सोचते हैं कि अचानक क्या हो गया, और थर्ड फेज में हम सोचते हैं कि हाँ, मुझे राहत मिलना शुरू हो गई, तो शायद ये जो फेज है वो अच्छा होगा। आजकल दोस्तों मालूम है आपको कि जो शनि का गोचर है वो कैप्रिकॉर्न साइन में है, मकर राशि में है। तो हम कहेंगे कि इस समय जो साढ़े साथी चल रही है, जो जिनकी धनु राशि है, सेजिटेरियस साइन है, उनका तो थर्ड फेज चल रहा है, लास्ट फेज चल रहा है। और जो जिनकी राशि कैप्रिकॉर्न है, मकर है, उनका सेकंड फेज चल रहा है। और जिनकी राशि एक्वेरियस है या कुंभ है, उनकी शुरुआत है, फर्स्ट फेज साढ़े साथी का चल रहा है। और ये जो शनि है, ये 29 अप्रैल 2022 को 29 अप्रैल को एक्वेरियस साइन में गोचर करेगा, कुंभ राशि में गोचर करेगा। तो इसका अर्थ ये होगा कि जो सेजिटेरियस साइन के लोग, जिनका कि लास्ट फेज चल रहा है साढ़े साथी का, उनका साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। जो कैप्रिकॉर्न के राशि के लोग हैं, मकर राशि के लोग हैं, उनका थर्ड फेज शुरू हो जाएगा। और जो एक्वेरियस साइन के लोग हैं, उनका सेकंड फेज शुरू होगा। और जो मीन राशि के लोग हैं, पाइसेस साइन के लोग हैं, उनका आप देखेंगे कि फर्स्ट फेज साढ़े साथी का शुरू हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि साढ़े साथी का जो फर्स्ट फेज होता है, उसमें हम कहते हैं कि साढ़े साथी हमारे अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी या हेड पर रिजाइड करती है, रहती है। और सेकंड फेज में हम कहते हैं कि साढ़े साथी रिजाइड्स इन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, दैट इज एब्डोमेन। और थर्ड फेज में हम कहते हैं कि साढ़े साथी जो है, इट रिजाइड्स इन द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो डिफरेंट फेजेस में हमारे जो बॉडी के पोर्शन अफेक्टेड होते हैं। फर्स्ट फेज में हमारा अपर पोर्शन, सेकंड फेज में हमारा मिडिल पोर्शन, और थर्ड फेज में हमारा जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है, उसको इफ़ेक्ट होते हैं। वो पोर्शन जो है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो उसके बारे में भी बताया गया कि फर्स्ट फेज में कौन से महीने में कौन सा बॉडी का पार्ट जो एडवर्सली अफेक्ट होगा साढ़े साथी का, उसकी भी चर्चा ज्योतिष में की गई है। तो कहते हैं कि पहले फेज के दौरान जब शनि चंद्रमा से 12th हाउस में ट्रांजिट करता है, उसमें जो अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी है, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो कहते हैं कि फर्स्ट फेज जो 2.5 साल का होता है, उसमें पहले 7 महीने के दौरान हमारे फोरहेड पर प्रॉब्लम आती है कि अचानक आप देखते हैं कि सिर का दर्द होना शुरू हो गया। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो फोरहेड के ऊपर हमारा प्रॉब्लम आती है पहले 7 महीने ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े साथी। फिर जो अगले 9 महीने होते हैं, हमारी आँखों को इफ़ेक्ट करता है। सडनली आप देखते हैं कि आइज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो उसका जो एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, हमारी आँखों के ऊपर होता है। और जो अगले 8 महीने होते हैं, हमारे मुंह के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है। मे बी आपका कुछ डेंटल प्रॉब्लम हो या कुछ मुंह के अंदर और कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका इफ़ेक्ट रहता है। जहाँ तक सेकंड फेज की बात है, जब शनि चंद्रमा के ऊपर गोचर करता है, तो कहते हैं कि पहले जो 10 महीने होते हैं, उसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है हमारे हार्ट के ऊपर होता है। सडनली आप देखेंगे ऐसे टाइम में कुछ ना कुछ, अगर आप हार्ट एलिमेंट से सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। अगले 11 महीने हमारे पेट के ऊपर असर होता है उसका। और अगले 5 महीने हमारी नाभि के ऊपर असर होता है। और अगले जो 4 महीने होते हैं, हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह से जब शनि थर्ड फेज में जाता है, या हम कहेंगे कि चंद्रमा से सेकंड हाउस में ट्रांजिट करता है, तो पहले जो 13 मंथ्स हैं या 13 महीने हैं, उसमें जो हमारा इफ़ेक्ट होता है हमारे घुटनों के ऊपर होता है। और उसके अगले 12 महीने उसका इफ़ेक्ट हमारी थाइस के ऊपर होता है। और अगले 5 महीने हमारी लेग्स के ऊपर होता है, टांगों के ऊपर उसका जो है इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साढ़े साथी के 3 फेज में हमारे बॉडी के अलग अलग पोर्शन
इफ़ेक्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट के ऊपर उनका इफ़ेक्ट पड़ता है, और हम बता सकते हैं कि कौन से महीने में बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम होने वाली है। जहाँ तक मैंने कहा था कि मानसिक दबाव का सवाल है, वो तो रहेगा, उसमें तो कोई आपको राहत नहीं मिल सकती। लेकिन जहाँ तक बाकी रिजल्ट्स का सवाल है, ऐसा नहीं होता कि साढ़े साथी में आपको रिजल्ट ख़राब मिलते हैं, साढ़े साथी में रिजल्ट बहुत अच्छे भी मिल सकते हैं। हो रहा है वो हमारे लिए कैसा होगा, तो उसमें एक सिस्टम है ज्योतिष में जिसको हम मूर्ति निर्णय कहते हैं, और मूर्ति निर्णय के द्वारा हम बता सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फेज जो साढ़े साथी के हैं वो हमारे लिए कैसे रहेंगे। और उसका जो प्रिंसिपल है मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि जिसको ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान है वो देख सकते हैं कि जो भी शनि का गोचर होगा और जो भी शनि का फेज होगा साढ़े साथी का, उसमें रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे या ख़राब मिलेंगे, ये आप मूर्ति निर्णय के द्वारा बड़ी आसानी से जान सकते हैं। तो उसमें हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जब जैसे ही शनि का नई राशि में प्रवेश हुआ, जैसे मैंने कहा कि शनि 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, एक्वेरियस साइन में प्रवेश करेगा। तो हमें एग्जैक्टली मूवमेंट देखना है कि कौन से मूवमेंट में किस टाइम एग्जैक्टली शनि जो है वो एक्वेरियस साइन में प्रवेश कर रहा है, और उस टाइम चंद्रमा की गोचर में क्या पोजीशन है, उस टाइम चंद्रमा की गोचर में क्या पोजीशन है। और चंद्रमा की जो गोचर में पोजीशन है वो हमारे जो नेटल मून की पोजीशन है उससे हमें देखना है कि वो चंद्रमा गोचर में नेटल मून से किस पोजीशन में है। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही शनि अपना राशि परिवर्तन करेगा 29 अप्रैल 2022 को, तो राशि परिवर्तन के एग्जैक्ट टाइम पर हमें ये देखना है कि जो ट्रांजिट का चंद्रमा है वो नेटल मून से कौन सी पोजीशन में है। तो अगर ट्रांजिट का चंद्रमा हमारी जन्म राशि से 1, 6, 11 फर्स्ट, सिक्स्थ और 11th पोजीशन में होती है, तो हम कहते हैं कि ये जो गोचर हो रहा है वो गोल्ड मूर्ति से हो रहा है, सोने की मूर्ति से हो रहा है। और अगर वही चंद्रमा गोचर में सेकंड, फिफ्थ या 9th पोजीशन में होता है आपके नेटल मून से या आपकी जन्म राशि से, तो हम कहते हैं कि जो ट्रांजिट हो रहा है प्लैनेट का वो सिल्वर मूर्ति से या चांदी मूर्ति से हो रहा है। और अगर गोचर का चंद्रमा आपकी जन्म राशि से या नेटल मून से थर्ड, सेवन्थ या 10th पोजीशन में होता है, तो उस ट्रांजिट को हम कहते हैं कॉपर मूर्ति से, तांबे की मूर्ति से वो ट्रांजिट हो रहा है। और अगर गोचर का चंद्रमा नेटल मून से या जन्म राशि से फोर्थ, एट्थ या 12th पोजीशन में होता है, तो हम कहते हैं कि जो ट्रांजिट है वो आयरन मूर्ति से हो रहा है। तो इन चारों मूर्तियों के जो ट्रांजिट के रिजल्ट हैं वो कैसे मिलेंगे आपको, तो उसमें कहा गया कि अगर ट्रांजिट गोल्ड मूर्ति से हो रहा है, सोने की मूर्ति से, तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि वो जो ट्रांजिट होगा उस प्लैनेट का वो हमारे लिए बहुत शुभ होगा, तो हमारे लिए बहुत शुभ होगा। तो हम शनि के केस में भी देख सकते हैं कि शनि ने जैसे ही ट्रांजिट किया तो किस मूर्ति से हुआ। तो अगर बाई चांस अगर गोल्ड मूर्ति से ट्रांजिट हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि उस गोचर के रिजल्ट आपको बहुत शुभ मिलेंगे। और अगर ये ट्रांजिट सिल्वर मूर्ति से होता है तभी भी उसको अच्छा माना गया, यू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोफेशन एंड यू आर इन अ पोजीशन टू ग्रैब देम आल्सो। तो सिल्वर मूर्ति से भी जो गोचर होता है उसको भी अच्छा माना गया। और अगर कॉपर मूर्ति से होता है, अगर गोचर जो है कॉपर मूर्ति से होता है तो उसको बहुत अच्छा हम नहीं मानते, बट हम कह सकते हैं कि हमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो मिक्स्ड रिजल्ट मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, ख़राब भी मिलते हैं। हम उसको बहुत अच्छा नहीं कहते, बट वी कैन से कि जो रिजल्ट हमको मिलेंगे वो मिक्स टाइप के रिजल्ट आपको मिलेंगे। बट अगर ये गोचर आयरन मूर्ति से होता है तो नेचुरली जो
ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, बहुत ज़्यादा अशुभ होता है, एंड दैट इज़ रियली ए ट्राइंग पीरियड फॉर अस एक्चुअली, तो उसको हमें शुभ नहीं माना गया। और ये जो मूर्ति निर्णय है, ये हम 7.5 में ही नहीं देखते, शनि के ट्रांजिट में ही नहीं देखते, बल्कि हर प्लैनेट का जो गोचर होता है तो उस टाइम हम देख सकते हैं कि इस प्लैनेट का जो गोचर इस राशि में हुआ है वो हमारे लिए कैसा रहेगा। वो हम मूर्ति निर्णय से करीब करीब सभी प्लैनेट के गोचर के बारे में विचार कर सकते हैं और ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा गोचर हमारे लिए कैसा रहेगा। बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है, सिंपल सिस्टम है, जिसके द्वारा हम ये सब चीज़ें जान सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये 7.5 की चर्चा और भी हम जारी रखेंगे, बट हमारे साथ अभी सुशील कुमार जैन जी जुड़े हुए हैं, विवाह पाठक मैत्री जी जुड़ी हुई हैं, संजीव पॉल जी जुड़े हुए हैं, और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं पहले जो क्वेश्चन हमें पिछले बार हमको मिले थे, थोड़ी सा मैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो मिस्टर गैरी एरी हैं, उनका जो डेट ऑफ बर्थ था 24 मार्च 93, टाइम इज़ 5:10 एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज़ द बांगा इन पंजाब। तो ये शायद यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि मैं यूएसए का वीज़ा कब अप्लाई करूं। तो इनका मैंने चार्ट बनाया है। चार्ट जो लग्न है वो कुंभ लग्न से शुरू होता है, जहां पर मरकरी और सैटर्न का प्लेसमेंट है। सेकंड हाउस में इनके सन, मून एंड वीनस का प्लेसमेंट है, सन, मून एंड वीनस। फोर्थ हाउस में केतु है, फिफ्थ हाउस में मंगल का प्लेसमेंट है, एट्थ हाउस में जुपिटर है, 10th हाउस में राहु है। इनके दो प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, जुपिटर और वीनस। जहाँ तक शनि का सवाल है, शनि जो है अपने मूल त्रिकोण राशि में लग्न में बैठा हुआ है, तो एक महापुरुष योग बनता है जिसको हम सस महापुरुष योग कहते हैं। यू गेट अ वेरी गुड स्टेटस एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। दूसरा जो वीनस है, वीनस हम देख रहे हैं कि 12th राशि में है। 12th राशि में वीनस को उच्च का माना गया, तो शुक्र जो है वो उच्च की पोजीशन में है, और साथ ही में शुक्र जो है वो केंद्र का भी लॉर्ड है और त्रिकोण हाउस का भी लॉर्ड है। तो कोई भी प्लैनेट जब केंद्र और त्रिकोण दोनों हाउसेस का लॉर्ड होता है तो उसको हम योग कारक प्लैनेट बोलते हैं। इट मीन्स कि वीनस जो है बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, और कम्बस्ट भी नहीं है, क्योंकि सन और वीनस में जो काफ़ी डिफरेंस है, तो हम ये भी नहीं कहेंगे कॉम्बस्ट है। एंड वीनस के ऊपर जो है जुपिटर का भी एस्पेक्ट है। और इस समय जो इनकी दशा ऑपरेट हो रही है वो वीनस की दशा चल रही है, मेन दशा, और वीनस में इस समय इनकी चंद्रमा की दशा ऑपरेट हो रही है, वीनस में चंद्रमा की दशा। और इस समय जो इनका गुरु का गोचर है वो भी लगन में है इस समय, और शनि जो है, जो हम विदेश की बात कर रहे हैं कि वो 12th हाउस में गोचर कर रहा है। तो जैसा आप जानते भी हैं कि इस समय शनि और बृहस्पति दोनों ही वक्री गति में मूव कर रहे हैं, और ये दोनों ही अक्टूबर में डायरेक्ट हो जाएंगे। शनि 11 अक्टूबर को डायरेक्ट होगा और जुपिटर शायद 22 अक्टूबर को डायरेक्ट होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, और अगर अक्टूबर के लास्ट वीक के बाद आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें सफलता मिलेगी। दूसरा प्रश्न सतनाम कौर जी का है कि उनका जो बेटा है हर्ष, उसका डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 2004, टाइम है 23:50 और प्लेस है फगवाड़ा। वो 12th क्लास में साइंस का स्टूडेंट है। स्टडी और हायर एजुकेशन अर्थात वो M.Tech तक करने का क्या योग है, और कैरियर उसका इंजीनियरिंग में होगा या आर्मी में होगा, किस टाइप का उसका कैरियर होगा। तो इनका भी जो हॉरोस्कोप बनाया, हॉरोस्कोप में जो लग्न है वो लिब्रा साइन है, और वहाँ पर केतु का प्लेसमेंट है, और सन और मरकरी दोनों
फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है। वीनस, मार्स और राहु का प्लेसमेंट सेवन्थ हाउस में है। मून और शनि का प्लेसमेंट नाइन्थ हाउस में है। जुपिटर आपका जो प्लेसमेंट है वो 11th हाउस में है। पहली चीज़ तो यह है कि अगर हम पोजीशन देखें तो शनि जो है योग कारक प्लैनेट है, और शनि क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ हाउस दोनों का लॉर्ड है तो उसको हम कहते हैं योग कारक प्लैनेट। और सन और मरकरी फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है, और सन और मरकरी का जो युति होती है, कंजंक्शन होता है, उसको हम बुध आदित्य योग कहते हैं। और बुध आदित्य योग इज बेसिकली कंसर्न विद इंटेलिजेंस ऑफ द नेटिव एक्चुअली, और फिफ्थ हाउस भी हमारा इंटेलिजेंस का ही हाउस है। तो फिफ्थ हाउस में बुध आदित्य योग बनना बहुत अच्छी बात है, और इससे ये क्लियरली इंडिकेशन होता है कि बच्चा जो है बहुत इंटेलिजेंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिफ्थ हाउस हमारी हायर एजुकेशन का भी हाउस होता है, और उसके ऊपर जुपिटर का भी एस्पेक्ट है। मरकरी और जुपिटर को हमने कहा कि ये दोनों प्लानेट नॉलेज के प्लानेट होते हैं, एजुकेशन के प्लानेट होते हैं। तो फिफ्थ हाउस में बुध आदित्य योग बनना, उसके ऊपर गुरु का एस्पेक्ट होना, ये हायर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट योगा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और तो हम कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन का बहुत अच्छा योग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एमटेक करने में। जैसे वो बच्चा चाहेगा, हर्ष चाहेगा, वैसा वो एजुकेशन ले सकता है। और दूसरा ये है कि जो 10th हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा, वो 9th हाउस में प्लेस्ड है। तो केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में, तो वो भी एक इंडिकेशन देता है कि जो पर्टिकुलरली जो प्रोफेशन है बहुत अच्छा रहेगा ऐसे व्यक्ति का। और जो शनि है योग कारक शनि, उसकी जो दृष्टि है वो 11th हाउस पर भी है, 3rd हाउस पर भी है, और 6th हाउस पर भी है। तो ये भी एक अच्छी ही पोजीशन है। और जैसे मैंने कहा कि जो मंगल है, मंगल जो इसका है अपनी राशि में है 7th हाउस में, तो ये भी एक पंच महापुरुष योग बनाता है, जिसको हम रोचक महापुरुष योग कहते हैं। तो ऐसे लोगों को डिफेंस वगैरह में या पुलिस में बहुत अच्छी एक पोजीशन मिलती है। तो जो ये हाउसकोप इंडिकेट कर रहा है वो दो चीज़ें हैं क्लियर एक्चुअली में, कि एक तो जहाँ तक हायर एजुकेशन का सवाल है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा जो है एमटेक आराम से कर सकता है। और एमटेक करने